तो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन, चैप्टर 1 ज्योग्राफी। और आपको बता दूं कि ये चैप्टर बड़ा बेहतरीन है। इसको एक ही वीडियो में वन शॉट पूरा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी से समझने वाले हो। बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है। पार्ट में देखिए, जैसे मर्जी देखिए, लेकिन ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत है। एक ही वीडियो सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बता दो कि मैंने चैप्टर 2 की वीडियोस बना रखी है, वो वन शॉट नहीं है, उसकी प्लेलिस्ट बन रखी है। प्लेलिस्ट में जाके फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की भी वीडियो देख सकते हो आप। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, आपके एनसीईआरटी में यही पेज है, पहला पेज है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। उसके लिए आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन को फिर पढ़ना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, घुमा फिर आगे आप आसानी से कर सकते हो। देखो, पहली लाइन ये लिखी हुई है, इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। देखो, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन चैप्टर की। ये इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि देखो, इंडिया इज वन ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द एशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, है ना। वो कहना चाह रहा है कि देखो, इंडिया जो है बहुत पहले से, प्राचीन काल से, बहुत पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन है पूरे दुनिया में। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेसिटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब 10 साल होता है, यानी कि पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, यानी कि सोसाइटी में भी ग्रोथ हुई बहुत ज़्यादा, और कंट्री में आर्थिक विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत अलग, बड़ी बेहतरीन तरीके से। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, वो कह रहा है कि देखो, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वो तो सही बात है। आप देखो, इंडिया हमारी पहले पहले इंडिया बहुत पीछे था, पिछड़ा हुआ इलाका था हमारा इंडिया। ब्रिटिशर के जाने के बाद इंडिया बहुत पीछे हो गया था। उसके बाद आज हमारी इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है ना। तो उसी के ऊपर बात कर रहा है, इंडिया ऑफ वर्ल्ड की आज फास्ट ग्रो इकोनॉमी है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रगति देखी गई है इन सेक्टर्स में। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा बनाया है। पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे अब। इंडिया के बारे में ये देखो, इन्होंने चीज़ें बताई है कि इंडिया देखो बहुत पुरानी वर्ल्ड की एशियन सिविलाइजेशन है। इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ देखी गई है पिछले 50 सालों में। इंडिया ने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि इंडिया से जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी हिस्ट्री को बनाती है। अब हम चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे अब, इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, पहला है लोकेशन। पहला हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन के बारे में, कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है। इंडिया को लोकेट कैसे करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया को लोकेट कैसे करा जाए, क्योंकि अब देखो, हमारे पास समझना अच्छे से, क्योंकि किसी भी चीज को लोकेट कैसे करा जाता है। आप कहते हो कि इंडिया यहाँ है, आप कहते हो कि इंडिया यहाँ है पूरे वर्ल्ड में, भाई हम एग्जैक्ट कैसे बताएं यहाँ है। यहाँ है का मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले, आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, ऑटो वाले से कह रहे हो मुझे यहाँ जाना है, तू लेके चल। ऑटो वाला कहेगा कि भाई मुझे जगह तो बता, एग्जैक्ट किस जगह पे है वो, यहाँ यहाँ के कर जा रहा है तू। जगह का नाम बताना कि ये, हाँ मुझे यहाँ जाना है, नवीन नगर में जाना है, नवीन नगर के सेंटर पॉइंट में जाना है। तो कुछ एग्जैक्ट जगह तो बताओ, तभी तो लेके चलूंगा मैं वहां पर। तो जब तक आप एग्जैक्ट नहीं बताओगे तब तक मैं इंडिया तक पहुंचूंगा कैसे। तो इसीलिए ये, अगर ये हमारी पूरी अर्थ है, तो पूरी अर्थ में चीजों को लोकेट कैसे करते हैं वो उसे हमें सीखना पड़ेगा। और ये आपने बचपन में शायद इसके बारे में पढ़ा भी है। किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए, जैसे कि सपोज करो कि
आप, मैं अभी इंडिया को उठा के एक बंदे के एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर एक तीन बंदे खड़े हैं, ठीक है, और मुझे इसको लोकेट करना है, बीच वाले को, कि ये बीच वाला लोकेट कहाँ खड़ा हुआ है, तो मुझे कैसे लोकेट करूंगा? अगर आप सोचो कि मैं अगर एक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन बना दूं इस तरीके से, ऐसे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा मुझे तो, अगर मैं ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं पूरे अर्थ में, तो इसके फायदा क्या होगा? आपको फायदा होगा कि देखो ये क्या है कि अगर आप यहाँ पर हो, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि देखो आप ना इस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में कहीं पे हो, है ना? क्योंकि अगर मुझे लोकेट करना है तो मुझे पहले कोई ना कोई लाइनें तो होनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ लोकेट करने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या करा कि एक लाइनें ड्रॉ कर दी, और ये लाइनें एग्जैक्ट अर्थ में कहीं पे भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई एग्जैक्ट अर्थ के ऊपर लाइन नहीं खींची हुई है, इमेजिनरी है, जिसमें हमने ड्रॉ करा ताकि चीजों को लोकेट करने के लिए। ठीक है, चलो मैंने कह दिया आप इस लाइन और इस लाइन के बीच में हो, फिर भी मुझे प्रॉब्लम है कि ये लाइन को क्या कहूँ, ये लाइन को क्या कहूँ। तो उसके लिए हमने क्या करा, डिग्री बना दी, डिग्री, कि देखो ये लाइन जो पहली लाइन ड्रॉ करेगी यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे बीच से बिल्कुल, और बीच को मतलब कह दिया मैंने 0 डिग्री। फिर हल्का से ऊपर जाएंगे, फिर हमने कह दिया कि ये लाइन होगी 15 डिग्री की। फिर हल्का ऊपर जाएगा, ये कह देंगे भाई 30 डिग्री की, और ये भी 30 डिग्री की। फिर भी सर एक डाउट है, ये भी 30 डिग्री, अगर ये भी 30 डिग्री है तो दिक्कत आ जाएगी, कौन सा 30 डिग्री, कौन सा ये वाला 30 डिग्री? तो हमने कह दिया कि देखो ये 0 डिग्री है, ये ऊपर हो गया नॉर्थ और ये ऊपर हो गया साउथ। हमने कहा कि भैया 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाली लाइन के कहीं पे बीच में आप खड़े हो। बट अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि आप बीच में खड़े हो, ये कैसे पता चलेगा? इन दो लाइन के आप बीच में हो, इन दो लाइन के, लेकिन यहाँ पर तो ये भी बंदा है, ये भी बंदा है। हमें एग्जैक्ट आपकी लोकेशन चाहिए मुझे। तो उसके लिए एक और लाइन अगर ड्रॉ कर दे तो काम हो सकता है। कैसे? मतलब अगर हम एक और लाइन ऐसे, इस तरीके से अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हो। यानी कि यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करने का सिस्टम कैसे बनाया कि एक बीच की लाइन, उसको कहती है 0 डिग्री, और यहाँ पर लाइन कहती है 15 डिग्री, यहाँ भी कहती है 15 डिग्री, यहाँ कहती है 30 डिग्री, यहाँ कहती है 30 डिग्री। और ये भी कह दिया कि देखो ये हो गया, ये वाला जो 15 डिग्री है, ये आ रहा है हमारा वेस्ट में, और ये आ रहा है ईस्ट में। तो हमने कह दिया कि देखो 15 डिग्री वेस्ट और 15 डिग्री ईस्ट लाइन के कहीं पे बीच में हो। यानी कि एग्जैक्ट, देखिए आप यहाँ से देख सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन अगर मुझे बतानी है तो अब मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्ट आप कहाँ पर हो पूरे अर्थ में। और वो कैसे बता सकता हूँ? इस तरीके से, यानी कि दो लाइनों से हम बता सकते हैं कि भैया आप 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ और 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री ईस्ट वाली ये लाइनों के बीच में आप हो, ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन। तो अर्थ पे किसी चीज को लोकेट करने के लिए हम इन लाइनों का सहारा लेते हैं, ताकि मैं किसी चीज को लोकेशन बता सकूं। और इन्हीं लाइनों को बोलते हैं अलग अलग चीजें, नाम दे दिए हमने लाइनों के। जो आप लाइन देख रहे हो इस तरीके से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, लेटी हुई लाइन बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड देख रहे हो आपको, ये जो लेटी हुई लाइन है, इस तरीके से हमने ड्रॉ करी। और जो ऐसे खड़ी हुई लाइन है, लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली लेटी हुई लाइन जो आपको दिख रही थी, ये है लैटिट्यूड्स। और जो लंबी लंबी लाइनें हैं, लॉन्ग लॉन्ग लाइनें, उसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया को जो लोकेट करा जाता है, वो बेसिकली इंडिया को भी या किसी भी कंट्री को लोकेट ऐसे करा जाता है।
और यहाँ तक कि आपको भी लोकेट करने का जो सिस्टम बना हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है। यानी कि जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, जीपीएस, जिसमें आप किसी भी चीज को लोकेट कर सकते हो। आप गूगल मैप जो चलता है, गूगल मैप, वो भी इन्हीं चीजों से चलता है। भाई आप किस जगह पे खड़े हुए हो, या गूगल मैप में लोकेशन किसी चीज की डिफाइन करनी है, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से होता है कि आप किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड में हो। तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर हो, तो अब जाके आप पहुंच सकते हो किसी भी जगह। तो किसी भी अर्थ में कहीं पे भी लोकेट करना है किसी को, तो आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का सहारा लेते हो। तो अब देखते हैं कि इंडिया कहाँ पर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया, अगर मैं बात करूं, देखो ये जो बीच वाला लॉन्ग, ये बीच वाला जो लाइन होती है अर्थ में, ये 0 डिग्री की होती है लैटिट्यूड, और इसे हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये जो बीच वाली लाइन होती है, और जो ऊपर ऐसे कई सारी लाइनें हैं, ठीक है, ऊपर ऐसे कई सारी लाइनें हैं। जो इसके ऊपर एक लाइन होती है ना, इसके ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर एक लाइन होती है जो होती है 23.5 डिग्री पे, नॉर्थ में। देखो सबसे पहले आपको बता दो कि ये जो 0 डिग्री है, ये जो ऊपर वाला इलाका होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि अर्थ अर्थ की शेप क्या होती है? स्फेयर, और स्फेयर का आधा हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला अर्थ क्या बन जाएगा? नॉर्थ में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नीचे क्या बोला जाएगा? साउथ में है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा ये बात तो पक्की है, हमारा इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये बात तो पक्की है, क्योंकि साउथ में तो है नहीं हमारा इंडिया। हमारा इंडिया किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में ना एक लाइन जाती है दोनों जगह पे। उस लाइन को मतलब समझ लेना आपको क्या होता है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक ऊपर एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री पे, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। उस लाइन को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ऐसे ही एक नीचे भी एक लाइन जाती है 23.5 डिग्री पे ही, साउथ में, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में, और उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइनें जाती हैं। ये लाइन का देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा सन है, सन की जो रेज आती है ना, वो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टफुल रेज आती है, सबसे ज्यादा तो रेज आती है वो आती है इक्वेटर पे। पहले तो अर्थ, सन की जो रेज आती है सबसे ज्यादा कहाँ आती है? इक्वेटर पे। पहले तो आपको ये समझना है, क्योंकि होता क्या है कि सन, जैसे कि अगर कोई सन है, या कोई अगर टॉर्च लेते हो, तो टॉर्च में सबसे पहले जहां पर आप टॉर्च मारोगे, सबसे ज्यादा रोशनी वहां पर रहती है। यानी कि सन सन जिसकी तरफ देख रहा होता है वो अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा आती है। अर्थ के बीच में क्या बोला हमने? इक्वेटर। तो सबसे ज्यादा जो अर्थ की रेस आती है वो इक्वेटर पे आती है। और उसके बाद अर्थ की, सन की जो रेस है सबसे ज्यादा और कहाँ का रहती है? इस जगह पे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इन दो इन दो लाइनों के बीच में, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक अर्थ की रेस सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अर्थ की रेस ऊपर कम हो जाती है, और नीचे भी कम हो जाती है। इसीलिए ये दो लाइनों को बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। यानी कि अगर आप, हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं पे रह रहे हैं, तो यहाँ पर अर्थ की जो सनलाइट है वो ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू इनके नीचे वाले इलाके जो होते हैं। वहां पर आप देखोगे तो अर्थ की रेस बहुत ही कम पहुंचती है। इसका एक और सबसे डिफरेंट सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब आप इक्वेटर पे अर्थ की रेस पहुंचती है, इक्वेटर पे, तो वहां पर जो है 12 घंटे का ही दिन रहता है, और 12 घंटे का ही रात रहती है ना। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो अर्थ की रेस जिस लैटिट्यूड पे कम पहुंचती है ना, अगर लैटिट्यूड पे कम पहुंच रही है, तो वहां पर जो है दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर विंटर में यही चीज होती है। विंटर में क्योंकि सन की रेस कम पहुंचती है हमारे यहाँ पर, और इसलिए दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। लेकिन समर में आपने देखा होगा कि दिन बहुत बड़े हो जाते हैं,
लेकिन रातें छोटी होती है क्योंकि समर में हमारी जो सन की रेज है सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन एक और भी होता है कि हमारे जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। अर्थ जो है टिल्टेड है, यानी कि ये अगर एक्स अर्थ का जो एक्सिस है वो ये होना चाहिए 0 डिग्री पे, लेकिन अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो टिल्टेड के कारण होता क्या है कि अर्थ के ऊपर सन की रेस कहीं पे ज्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा होती है तो कहीं पे कम होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये अर्थ है तो सन इधर है, तो अगर हम देखें तो सन की रेस यहां पर है, इधर ज्यादा आ रही है, इधर कम आ रही है। अगर हम देखें तो सन अगर कई बार क्या होता है कि सन के पास जैसे सन की तरफ जो है नीचे वाला इलाका पास आ जाता है, क्योंकि क्योंकि अर्थ घूमती रहती है सन की ग्राफ, सन के इधर उधर अर्थ घूमती रहती है चारों तरफ। तो कहीं पे अर्थ ऐसे आ जाती है, सन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाती है, तो सन की रेस साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पहुंचती है। तो साउदर्न में ज्यादा पहुंचेगी तो यहाँ पर समर आ जाएगा और यहाँ पर दिन बड़े हो जाएगी, रात छोटी हो जाएगी। लेकिन जब अर्थ घूम के जब ऐसे चक्कर लगाती है तो होता क्या है, कभी कभार अर्थ के सन के थोड़ा सा नीचे की तरफ अर्थ आ जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ज्यादा धूप पहुंचती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में कम पहुंचती है। तो साउदर्न में आ जाते हैं विंटर और ऊपर वाले तक ऊपर वाले की तरफ वो ऊपर वाला जो हमारा इलाका है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वहां समर आते हैं। तो समर में आपने देखा है कि इस तरह से समर में क्या होता है कि दिन बड़े होते हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सन की रेस बहुत ज्यादा पहुंचती है तो गर्मी आ जाती है बहुत ज्यादा, और गर्मी आ जाती है और दिन भी बड़े होते हैं क्योंकि सनलाइट सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रही है और नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में कम आती है, तो इसलिए वहां सनलाइट कम पहुंचती है, वहां रातें वहां पर सर्दी आ जाती है। तो ये सिस्टम होता है पूरा का पूरा हमारा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि पहले तो देखो यहाँ पर है और हमारा इंडिया कहीं पे यहाँ पर है, इंडिया कहीं पे यहाँ पर लाई करता है, इंडिया कहीं पे यहाँ पर लाई करता है। लेकिन एक्चुअल में अब देखना पड़ेगा कि इंडिया, ये तो समझ में आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैटिट्यूड को भी देखना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड को, सॉरी लॉन्गिट्यूड जो हमने देखा था अभी, यानी कि लॉन्गिट्यूड यहाँ पर 0 डिग्री पे ये वाला बीच में होता है। और इंडिया इंडिया जो है ये इधर वे है, इधर में है, यानी कि ये कौन सा इलाका हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो है, लेकिन ये कौन सा वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक होता है ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है वेस्टर्न। तो इंडिया ये तो समझ में आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन कौन सा वाला, ईस्टर्न। लेकिन अब ईस्टर्न में भी किस किस क्योंकि मुझे इंडिया को लोकेट करना है एग्जैक्ट, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है और कौन से दो लैटिट्यूड के बीच में आ रहा है। यानी कि हमें दो लैटिट्यूड को भी देखना पड़ेगा इंडिया के और दो लॉन्गिट्यूड को देखना पड़ेगा, तब जाके मैं बता सकता हूं कि इंडिया एग्जैक्ट कहां पर है। तो देखिए अब आपकी बुक में भी ये वाला मैप है, एक बार चेक कर लीजिए ये वाला मैप और आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि इंडिया किस तरफ है। तो देखो ये जो इंडिया आपको देख रहे हो कि इंडिया का जो ऊपर वाला जो इलाका ये जा रहा है, ऊपर वाला जो लैटिट्यूड जा रहा है यहां से, तो वो एग्जैक्ट आप देखोगे तो वो कौन से में है, 37 डिग्री, यानी कि जो इंडिया का जो ऊपर वाला आ रहा है यहां पर, वो कहाँ आ रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट्स। 6 मिनट्स का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, 1 डिग्री में, मेरे को बात समझना है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो कई बार हल्का सा 37 डिग्री के हल्का सा डिग्री थोड़ा सा आगे होगा ये पॉइंट, इस वजह से ये 6 मिनट्स आ रहा है। यानी कि 6 मिनट्स का मतलब पता क्या हो गया, अगर हम देखें तो 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो अगर मैं 1 डिग्री को 10 से डिवाइड कर दूं तो 60 को 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1/10 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट्स। यानी कि 1/10 डिग्री, 37 डिग्री 1/10 डिग्री को हमने क्या बोल दिया, 6 मिनट सीधा बोल दिया। समझ गए, तो ये सब सवाल समझ में आ रही है, दिस इज कोल्ड। और इंडिया का जो नीचे वाला लैटिट्यूड है वो जो जा रहा है, वो जो बेसिकली दे रहा है वो नीचे आप देखोगे तो इंडिया का लैटिट्यूड आ रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि ये जो हमारा इंडिया पूरा का पूरा कहाँ लाई करता है, इंडिया पूरा का पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो यहां पर जितने भी डिग्री बोलूंगा वो एन नॉर्थ बोलूंगा, यानी कि ऐसे बोलूंगा कि 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आप कहोगे नॉर्थ का है तो साउथ में है इंडिया के,
इंडिया के साउथ में है ना, लेकिन पूरे अर्थ के तो नॉर्थ नॉर्थ में ही है। पूरे अर्थ के तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो यहाँ पर जितने भी डिग्री बोलूंगा वो नॉर्थ भी बोलूंगा। समझ गए। उसके बाद आप लैटिट्यूड तो हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूड देखते हैं। तो इंडिया का जो सबसे बाहर वाला लॉन्गिट्यूड है, जो सबसे बाहर, जो गुजरात वाला देखो टकरा रहा है, वो आपका डिग्री कितनी है? यहां पर आप देखोगे तो इधर, यहां जो टकरा रहा है 68 डिग्री 7 मिनट्स। और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। पूरा अर्थ इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। तो ईस्ट बोलूंगा, ध्यान रखना। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ऐसे ही जो इधर वाला सबसे आ रहा है, आप ध्यान से देखो, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने पे टकरा रहा है लॉन्गिट्यूड ये, वो आ रहा है 97 डिग्री 25 मिनट्स। ये भी ईस्ट बोलूंगा। हालांकि आप कहोगे कि भैया इंडिया के तो ये वेस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट्स वाला, और ये ईस्ट, ये आपका, सॉरी, इंडिया के, हाँ ये वेस्ट में है और ये वाला ईस्ट में नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है 97 डिग्री 25 मिनट, लेकिन ये वेस्ट में आना चाहिए भैया, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में तो है ना लॉन्गिट्यूड, ये ईस्ट में है। इस वजह से मैं उसमें बोल, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है ना ये सारे अर्थ के, इसलिए। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है इन चारों डिग्री को। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल लैटिट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, ठीक है, आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लैटिट्यूड इंडिया के क्या क्या है, तो वो क्या क्या है? एक तो है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, ये हो गए लैटिट्यूड्स। एक है लॉन्गिट्यूड, वो क्या क्या है? पहला है इधर वाला जो इंडिया के है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और दूसरा है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हमने समझ लिया। अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। अब आपको सारा समझ में आ जाएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधा चैप्टर आपको पता नहीं चला, आधा चैप्टर में पढ़ भी गया। ठीक है, आधी चीजें इसमें समझ भी ली है। जैसे लिखा हुआ है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जो कि सारा का सारा इंडिया कहाँ रहता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हमने समझा अभी। देखो ये इंडिया है हमारा, ये सारा इलाका किस में आ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। द मेन लैंड, जो मेन लैंड है इंडिया का, जो लेटीट्यूड है मेन लैंड का, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैं आपको बता रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, मैंने क्या बताया? 23.5 डिग्री कहा था ना। अगर मैं 23.5 डिग्री को ऐसा बोल सकता हूँ, 23 डिग्री और 0.5 का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और अगर मैं आधी डिग्री की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 30 मिनट्स, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। तो इंडिया का जो जो पूरे अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया के, आप ध्यान से देखो, बीच से निकलता है। तो इंडिया को दो हिस्सों में लगभग डिवाइड कर देता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे मैप में अपने बुक में, वो इंडिया के लगभग पूरे बीच से निकल के जा रहा है, पूरे बीच में लगभग। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जाता है, और वो इंडिया को लगभग दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ये लिखा हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल के जाता है इंडिया को लगभग, लगभग है ये, ठीक है, एग्जैक्टली तो इक्वल में डिवाइड कर देता है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया में सिर्फ, ये तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हमने बताए इंडिया के जो मेन लैंड है, यानी कि जो लैंड आपको दिखता है बाहर से। लेकिन आप देख, यहाँ ध्यान से देखोगे इंडिया के जो, आप ध्यान से देखोगे वेस्ट में आइलैंड भी तो इंडिया का ही है, उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। और इंडिया के वो अरेबियन सी में आता है। और इंडिया के आप देखोगे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है, जिसका नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी इंडिया का ही है। ठीक है, तो इंडिया में आप ध्यान से देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो दो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। और इंडिया में जो आप देखोगे तो साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में
टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड, जो है हमारा साउथ ईस्ट में, क्योंकि इंडिया के देखो साउथ ईस्ट में है ना ये आप देखोगे तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये अंडमान निकोबार। तो साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार है, साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल में है, वो अरेबियन सी में। ठीक है, उसके बाद एक डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 सुनामी। आप देखोगे तो ध्यान से एक नीचे ना, इंडिया का तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, लेकिन जो आप नीचे देखोगे तो एक ये जो हमारा इंडिया का सबसे साउथ में जो लैटिट्यूड जा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट्स वाला, वो यहां से जा रहा था, और वो अंडमान निकोबार आइलैंड को पूरा कवर नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखोगे तो ये है, और इसके एक नीचे वाला पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो कि इंडिया के इस लैटिट्यूड के अंदर नहीं आ रहा। तो इस पॉइंट को बोला गया था इंदिरा पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला गया था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अब ये इंदिरा पॉइंट अब है नहीं इंडिया का, ये सुनामी के कारण समुद्र में दस गया था। तो ये सुनामी के कारण ये दफन हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। तो ये जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो गोट सबमर्ज, वो पानी के अंदर डूब गया था 2004 सुनामी के अंदर। तो अब ये पॉइंट रहा नहीं, लेकिन इसको पता होना चाहिए आपको, ये इंदिरा पॉइंट बोलते थे जो इन नीचे वाला लैटिट्यूड के अंदर आ नहीं था। समझ आ गई बात। उसके बाद ये हमने समझ लिया, उसके बाद बात करते हैं साइज की, लोकेशन की हमने बात कर ली पूरी की पूरी। साइज, इंडिया का साइज कितना बड़ा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया का जो एरिया है ना, वो पूरे वर्ल्ड में आप ध्यान से देखो 7 कंट्री, 7वें नंबर पे हम आते हैं एरिया के हिसाब से। एरिया का मतलब क्या, ये जो सारा एरिया देख रहे हो, यानी कि जो ये जो लैंड वाला एरिया सारा का सारा, मतलब जमीन वाला जहां पर लोग रहते हैं, जमीन जो है, वो सारी जमीन को अगर मिला दी जाए, तो हमारा जो लैंड मास है, इसको कह सकते हैं लैंड मास। तो वो हमारा जो लैंड मास है वो 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा जो इंडिया है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का पूरा लैंड मास है। तो हमारा इंडिया 7वें नंबर पर आता है लैंड मास के अकॉर्डिंग, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हमारे से आगे है, उनका 7.69 स्क्वायर किलोमीटर है। ब्राजील हमारे से और आगे है, फिर चाइना, यूएसए, कनाडा और रशिया। रशिया का 17.09 है। सबसे पहले नंबर पर रशिया है, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से बड़ी कंट्री, फिर कनाडा, फिर आई यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, लर्न करने की जरूरत नहीं है। सबसे मुझे बताओ सबसे बड़ा क्या है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे आप। ठीक है, उसके बाद इंडिया का जो एरिया है ना, पूरे वर्ल्ड का टोटल एरिया का वो 2.5%, 2.4%। तो इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड का एरिया 100 है, तो इंडिया का उसमें से हिस्सा 2.4 है। तो ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, सिर्फ 2.4% ही है। लेकिन हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो आप देख सकते हो इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से। उसके बाद आप बात करें इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है, ये जो लैंड आप देख रहे हो, इसकी जो बाउंड्री का एरिया निकाल दो अगर, ये जो पूरी बाउंड्री है, ठीक है। लैंड मास तो हमने देख लिया, पूरे लैंड मास का एरिया, लेकिन बाउंड्री का एरिया अगर देखे जाए, बाउंड्री का, तो वो कह रहा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, लैंड बाउंड्री का एरिया। वैसे देखा जाए तो लैंड मास का एरिया पूरा कि हमने देख लिया, लेकिन बाउंड्री का एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, यानी कि सबकी अगर कोस्ट लाइन देखी जाए, कोस्ट लाइन क्या होती है, जो समुद्र से जुड़ी हुई इलाका है। देखो लैंड बाउंड्री अगर देखा जाए तो लैंड बाउंड्री तो ये थी, सारी लैंड बाउंड्री देखनी थी, ये वाली देखनी थी। कोस्ट लाइन को अलग कर दो, और लैंड बाउंड्री मतलब हो गया जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ये वाला इलाका, यहां तक जो आप देख रहे हो जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं था,
उसका तो वो है 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो नीचे आप देख रहे हो, जो समुद्र जुड़ा हुआ है, यानी कि ये यहाँ से गुजरात से देखोगे तो नीचे तक पूरा, इसे वैसे हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है। इसे हम यहाँ से ना, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा देखोगे, जो एक 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इस साइड से भी और नीचे से भी। इसको वैसे पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। और ये डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं, ऐसे अभी आगे समझ में आएगा। और ये कितना है, 75, आप देख सकते हो ये कितना है, 7516.6 किलोमीटर। तो ये आपका पूरा इंडिया की कोस्ट लाइन का एरिया है। इसे हम डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेक्कन प्लेटू है बहुत बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा। तो डेक्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन का एरिया वो 7516.6 किलोमीटर है। और लैंड बाउंड्री, यानी कि खाली जमीन का एरिया, जमीन का जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद इंडिया इज बाउंडेड बाय, और देखो इसमें जो एरिया की बात करें थे, ये जो बात करी थी, कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड एंड अंडमान, अंडमान निकोबार को भी हमने प्लस कर दिया, यानी कि इसको भी, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, तो ये सबको मिला के। उसके बाद इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जो आपको पता ही है। अब इंडिया जो है, ऊपर इंडिया क्या है, तो यहाँ पर इंडिया के पहाड़ी पहाड़ है नॉर्थ में, नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में भी पहाड़ है, नॉर्थ ईस्ट में भी पहाड़ है। तो इंडिया के नॉर्थ में पूरे पहाड़ी पहाड़ है, वही लिखा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद अगर हम इंडिया में जाए, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड इंडियन ओशन। यानी कि अगर इंडिया के 22 डिग्री, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ जाए, वो कह रहा है। अगर हम जाए साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि इंडिया के ये जो नीचे जाते हैं, अगर यहाँ से नीचे जाएंगे, तो वो कह रहा है कि क्या है, इंडिया के साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ लैटिट्यूड, तो वहां पर देखो इंडियन ओशन आता है। और वो इंडिया से दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। यानी कि अगर हम जाए यहाँ पर, इंडिया के साउथ में 22 डिग्री, और यहाँ पर आप देखोगे तो इधर ये देखो, एक लिखा हुआ भी है इंडियन ओशन आपकी बुक में भी। तो इंडिया के जो नीचे जाए तो यहाँ पर क्या आता है, इंडियन ओशन आता है। और इंडियन ओशन भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। इंडियन ओशन को जो इधर वाला इलाका है, इधर बोल दिया अरेबियन सी। और इंडियन ओशन का, ये भी इंडियन ओशन ही है, लेकिन इंडियन ओशन का ये वाला इलाका क्या बोल दिया, बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन ओशन नीचे बोला गया, तो अरेबियन सी इधर बोल दिया, बे ऑफ बंगाल इधर बोल दिया। तो आप ये भी कह सकते हो, इंडिया कौन से तीन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे कौन से 3 ओशियन है जो इंडिया इंडिया किस 3 ओशियन से घिरा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, एंड साउथ में इंडियन ओशन। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लाइट इज अबाउट 30 डिग्री। यानी कि अगर आप लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखोगे, यानी कि यहां से लेकर ये जो, ये वाला जो लैटिट्यूड है और ये वाला जो लैटिट्यूड है, वो यहां से लेकर आप देखोगे तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री। वैसे आप देखा लोगे 30 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हमने अबाउट बोला है। देखो 97 डिग्री 25 मिनट्स, तो ये वाला लैटिट्यूड था। और ये वाला जो लैटिट्यूड था वो कितना था, 68 डिग्री 7 मिनट। इनको अगर माइनस करूं, ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट है, इनको माइनस करें तो कितना आता है, वो आएगा हमारा सब लगभग, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 29.18 कुछ आएगा। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री बोल दिया। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इंडिया का जो पूरा लैटिट्यूडनल, अगर आप देखोगे, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल भी, लॉन्गिट्यूडनल को भी आप निकालोगे 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली आएगा। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल क्या था, ये सॉरी, ये मैंने लॉन्गिट्यूडनल ही बताया था, ये वाला जो था ना, ये लॉन्गिट्यूडनल ही बताया था। ऐसे लैटिट्यूडनल देखोगे तो वो कितना आएगा, वो भी इतना ही लगभग आएगा। देखो 37 डिग्री 6 मिनट तो ऊपर वाला था, लैटिट्यूड वाला। और नीचे वाला लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट।
तो अगर पॉइंट समझ लो से ये कितना आएगा, ये भी 29.2 आएगा, लगभग 30 डिग्री मान लिया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट appears टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। वो क्या कह रहा है कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा है नॉर्थ साउथ से। वो तो बिल्कुल दिख रहा है आपको कि जो ईस्ट वेस्ट में है, ईस्ट वेस्ट में जो पूरा एक्सटेंट है वो थोड़ा छोटा है। आप देखो ईस्ट वेस्ट में हमने निकाला अभी, वो कितना आ रहा था। चलो वो तो हमने बेसिकली निकाला लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, हम उसकी बात करें एरिया के हिसाब से। आप देखोगे तो ईस्ट वेस्ट से पूरा का पूरा अगर हम एरिया गिने, यानी कि गुजरात का ये जो आखिरी इलाका है और यहाँ वाला इलाका है, वो पता कितना है, 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूरा इंडिया का लैटिट्यूडनल। ठीक है। तो यहाँ से ईस्ट और वेस्ट का जो हमारा जो पूरा का पूरा एरिया है वो 2933 किलोमीटर का है। और जो अगर हम बात करें यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ में, वो एरिया थोड़ा ज़्यादा है। वो एरिया देखोगे तो तुम्हारा है 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है नॉर्थ से साउथ वाला जो हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, ईस्ट और वेस्ट में छोटा है। बस वही लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब वही है, देखो। ठीक है, उसका मतलब वही है कि वही वो कह रहा है। डिस्पाइट दिस फैक्ट, कह रहा है कि हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का एक्सटेंड तो 30 डिग्री है लगभग दोनों, लेकिन जो नो ईस्ट और वेस्ट जो है वो छोटा लगता है नॉर्थ और साउथ से, क्योंकि एरिया इधर से इधर थोड़ा बड़ा है और इधर से इधर थोड़ा छोटा है। ठीक है, वो कह रहा है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि इंडिया में टाइम को कैसे मेजर करते हैं। हम इंडिया में मेजर कैसे करते हैं टाइम को। देखो, आपको पता है कि देखो हमारा पहले आप इंडिया को टाइम को मेजर कैसे करते हैं उसको समझने के लिए आप मेरी बात ध्यान समझिए पहले। हमारा जो बेसिकली क्या होता है, सूरज, जैसे सपोज करो ये सन है। अब अर्थ तो घूमती रहती है, तो सूरज की जो किरणें हैं सबसे पहले पता कहाँ आती है, जापान के अंदर। सबसे पहले जो सूरज उगता है वो जापान के अंदर उगता है, बिकॉज सूरज कहाँ से उगता है, ईस्ट से उगता है। ये तो आपको पता है ना। सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है। पूरब से पश्चिम, ये तो पता ही है आपको। तो पूरब से पश्चिम जाता है, सबसे पहले पूरब में कौन सी कंट्री आती है, जापान। तो जापान सबसे पहले होती है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सबसे पहले सूरज उगता है जापान में। फिर आते 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 सूरज की किरणें पड़ती है, सबसे पहले पड़ेगी इंडिया में अरुणाचल प्रदेश की साइड। फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ तक जो किरणें पहुंचेगी वो टाइम लगेगी। आप सोच रहे होगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है सूरज को। तो टाइम तो बदलता रहता होगा फिर, क्योंकि अगर यहाँ पर सबसे पहले सूरज आ रहा है तो यहाँ पर टाइम कुछ और होना चाहिए और यहाँ पर कुछ और होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखो एक बात यहाँ समझ लीजिए, सूरज को अगर 1 डिग्री मूव हो रहा है उसकी सनलाइट, तो 4 मिनट लगते हैं उसे, 4 मिनट। 1 डिग्री जब अर्थ घूमती है तो सूरज की किरणें पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में अगर सूरज जैसे सन जब 1 डिग्री घूमता है तो सूरज की किरणें पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं वहां पर। तो ऐसे आप देखो जरा ध्यान से कि अगर यहाँ पर सूरज की किरणें पहुंची और यहाँ तक, आपको पता है कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना डिग्री का है। अभी हमने देखा था लगभग 30 डिग्री। याद है आपको कि 30 डिग्री ये जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा। दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है वो 30 डिग्री है ऑलमोस्ट। तो अगर 1 डिग्री सूरज की किरणें पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं तो 30 डिग्री कितने लगेगा भैया, 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 डिग्री सूरज की किरणें पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं, 30 डिग्री कितने पहुंच लगेगा, 120 मिनट। और उसको घंटे के हिसाब से निकाला जाए तो आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका मतलब आ जाएगा 2 घंटे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सूरज की किरणें पहुंचने में 2 घंटे का समय लग जाता है। तो फिर तो टाइम का डिफरेंस बहुत बड़ा आना चाहिए।
अगर इसका मतलब अगर यहाँ पर 8 बजे सूरज की सनलाइट पहुंची, तो 10 बजे पहुंचेगी गुजरात में, अगर देखा जाए तो ऐसे केस में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री का एक ही टाइम रहे। हम चाहते हैं कि कोई अलग अलग टाइम ना हो, क्योंकि अलग अलग टाइम होगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर फिर ऑफिस की टाइमिंग अलग हो जाएगी, यहाँ पर लोग अलग अलग काम करेंगे, अलग हिसाब से काम करेंगे, यहाँ पर अलग हिसाब से काम करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे इंडिया का एक ही टाइम रहे। तो इसलिए हमने उसके लिए क्या करा, हमने क्या करा कि यहां से लेकर यहां तक जो बीच में है, यानी कि इसके बीच में जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है पूरे इंडिया में, वो उसको ले लिया, और वो है ये लाइन। जब हमने इन दोनों को 20 से डिवाइड करा, इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, आप ध्यान से देखो, पहला लॉन्गिट्यूड क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट्स। दूसरा क्या था, 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों का आधा जो होगा, वही हमारा क्या बन जाएगा, बीच वाला लॉन्गिट्यूड बन जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो ये 68 डिग्री को हटा दो, अभी फिलहाल पॉइंट लगा दो यहाँ पर। तो पॉइंट लगा दोगे तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 0.32, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 8 1 7 5 6 9 50 165, तो 0.32/2, ये हो जाएगा 2 8 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा सामने 2 1 जा 2, और 82.16 लगभग आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच की लाइन हमने बनाई वो कितनी बनाई होगी, 82.16 नहीं बनाई, लगभग यहां पर बनाई है 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये बनाई है हमने लाइन। तो 82 डिग्री 30 मिनट्स जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, वो हमारा जो है इंडिया का बन जाता है एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जिसकी वजह से टाइम पूरे इंडिया का कैलकुलेट होता है। यानी कि जब सूरज की किरणें इस लॉन्गिट्यूड पे आएगी, तो इंडिया का टाइम देखा जाएगा। यहां पर सूरज की किरणें आ रही 8 बजे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सूरज की किरणें इंडिया में यहां पर आई 8 बजे, तो पूरे इंडिया का टाइम 8 बजे माना जाएगा, कि हम मानेंगे कि पूरे इंडिया में 8 बजे सूरज उगा। ये नहीं देखेगा कि यहां पर पहले उगा या यहां पर बाद में उगा, नहीं। टाइम कैसे देखा जाएगा, यहां से। तो पूरे इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड, ये हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब एक एक जैसा हमने टाइम बना दिया, मरीडियन। तो इसका नाम हमने रखा, इस लॉन्गिट्यूड का क्या नाम रखा, स्टैंडर्ड मरीडियन। यानी कि जो 82 डिग्री 30 मिनट्स में लॉन्गिट्यूड है, उसका नाम रखा स्टैंडर्ड मरीडियन। ये इसलिए बनाया है यहाँ पर, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना था, 2 घंटे का था। तो 2 घंटे को 20 से डिवाइड कर देगा तो इधर 1 घंटे का आगे डिफरेंस, इधर 1 घंटे का आगे। तो 1 घंटा अब हमारा ठीक हो जाएगा। यानी कि अब देखो, अगर सूरज यहाँ पर 8 बजे होगा और यहाँ पर 10 बजे सूरज उग रहा है, तो हमने ठीक करने के लिए क्या टाइम बनाएगी, अब देखो, अगर हमने बीच वाले लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया, तो अब देखो एक एक घंटे का हमने डिफरेंस इधर आ गया, 1 घंटे का इधर आ जाएगा। यानी कि इधर 1 घंटा, देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन के बाद जब सूरज आगे जाएगा, तो वहां पर जो टाइम होता है वो प्लस होता है, और पीछे माइनस होता है। सूरज जो आता है वो यहां से आता है, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, सूरज आएगा, तो अगर मुझे यहां से पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा टाइम को, और अगर सूरज यहां पर आगे जा रहा है तो यहां प्लस करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मुझे 10 बजे, यहां पर 10 बज रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक कोई पॉइंट पहुंचना है मुझे, यहां पर स्टैंडर्ड मेरिडियन तक इसका टाइम कितना होगा, वो कैसे निकालूंगा। भाई अगर यहाँ 10 बज रहे हैं, तो उससे पहले कितने बज रहे होंगे यहां पर, इस पॉइंट पे, यहां से लेकर यहां तक जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है। यानी कि यहां से लेकर स्टैंडर्ड मेरिडियन से यहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगा सूरज को। तो पीछे जाने में क्या लगा होगा, 1 घंटा माइनस कर देंगे, यानी कि 9 बजे। 9 बजे, तो यहां पर 9 बजे सूरज की किरणें पहुंची होगी, तब 1 घंटे के बाद 10 बजे पहुंचा होगा गुजरात के अंदर, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस यहां पर है। ऐसे ही यहां पर भी 1 घंटे का डिफरेंस है। तो यहां पर 8 बजे, आप मुझे बताओ, यहां पर 8 बजे अरुणाचल प्रदेश पहुंचा था, तो इसका मतलब यहां पर 9 बजे पहुंचा होगा। तो 1 घंटा इधर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या करा, 1 घंटा माइनस करके पहुंचा। तो ये क्या करता है, बीच का जो टाइम होता है ये इक्वलाइज कर देता है टाइम डिफरेंस को, कि दोनों में जो टाइम डिफरेंस था 2 घंटे का था, उसको 1 1 घंटे का डिफरेंस ले आए। तो इधर से भी 1 घंटा
माइनस करना पड़ा, इधर से भी इधर 1 घंटा, इधर भी 1 घंटा माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वलाइज कर दिया। यहां पर 1 घंटा सॉरी प्लस करना पड़ा, और इधर 1 घंटा माइनस करना पड़ा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, 10 बजे से लेकर 9 बजे तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा माइनस करना पड़ा, और 8 बजे से 9 बजे तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा प्लस करना पड़ा। तो हमारा एक टाइम बन गया, वो हो गया स्टैंडर्ड मेडियन। हम कोई और भी पॉइंट, अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हमने कोई और स्टैंडर्ड मेडियन क्यों नहीं बनाया, यहां पर क्यों नहीं बनाया, हमने बीच में ही क्यों दिया स्टैंडर्ड मेडियन। बीच में इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों के टाइम को इक्वलाइज कर देगा। अगर हम बीच में ना लेके यहां ले लेंगे, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहां पर टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, इधर गुजरात की साइड पे, इधर कम हो गया। तो ये कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पे टाइम का डिफरेंस 1-1 घंटे का ही रहा। तो ये बराबर का फिर बराबर का बराबर का सौदा हो गया ना। बराबर का सौदा क्या कहते हैं कि इधर से भी इतना ही, इधर से भी टाइम डिफरेंस 1 घंटे का ही होना चाहिए, इधर से भी 1 घंटे का ही होना चाहिए। तो बराबर का सौदा है। लेकिन अगर आप इधर आप 1 घंटा नहीं होगा, इधर 2 घंटे का टाइम डिफरेंस लोगे, इधर सिर्फ 1 घंटे का लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों में बराबर का डिफरेंस लाने के लिए, दोनों को इक्वलाइज करने के लिए, कि ना तो 8 बजे टाइम होना चाहिए इंडिया का, ना 10 बजे, ना तेरा ना मेरा, बीच का ले लेते हैं। होता ना कई बार कि भाई, जैसे मान लो आपकी बात 50,000 पे है, हम कह रहे हैं कि भाई 2 बंदों में बांटना है। अब एक बंदे पे ज्यादा बांट दिया तो ये बुरा मान जाएगा, बी बी पे ज्यादा बांट दिया तो ये बुरा मान जाएगा। हम ऐसा करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। तो ऐसा करा हमने कि भाई ना तो गुजरात बुरा माने, ना अरुणाचल प्रदेश बुरा माने, दोनों को 1-1 घंटे का ही डिफरेंस ले लिया। तो इस लाइन को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो देखो वही लिखा हुआ है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस है 2 घंटे का है, और दोनों का जो टाइम हम नहीं लेते, तो हमने इंडिया का एक टाइम बनाते हैं जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। क्योंकि देखो मैंने कुछ सारा बताया था, ये सारे जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ईस्ट में ही बोले जाते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होते हैं ना ये। वो मिर्जापुर से पास होता है उत्तर प्रदेश में। यानी कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो इंडिया में कहाँ से पास होता है, मिर्जापुर। तो यहाँ पर एक यूपी में मिर्जापुर है, वहां से पास होता है। वो उसको पूरा पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम बना दिया हमने। और उसके बाद देखो वही लिखा है, ये मैं पहले लाइन बता चुका हूँ, इसका मतलब द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भैया लैटिट्यूडनल डिफरेंस जो है वो, अगर जिस लैटिट्यूड पे सन की रेज ज्यादा जाती है, वहां पर दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। यानी कि समर में आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ सन की रेज ज्यादा जाती है, तो वहां दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी होती है। और जिस लैटिट्यूड पे ज्यादा सन रह जाएगा, वहां पर सबसे ज्यादा फिर दिन बड़े हो। ऐसा ही कई बार फिर जब सन, अर्थ घूम घूम के, जब अर्थ सन के थोड़ा ऊपर आ जाती है, तो नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर पे धूप ज्यादा आती है, धूप लैटिट्यूड पे ज्यादा आएगी, तो यहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे, रात छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आपको ये आता, वो समझ में आ गई बात सब सारी सारी। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये फाइंड आउट में हमने पहले ही डिस्कस कर जो क्वेश्चन के ऊपर, कि इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट्स को ही क्यों सेलेक्ट करा संडे मंडे, क्योंकि यहां पर लिख दो टू इक्वलाइज, कि ना तेरा ना मेरा, तो इक्वलाइज द टाइम डिफरेंस, कि टाइम डिफरेंस को बराबर करने के लिए, ना ना उसमें ज्यादा हमने घटाया, ना हमने गुजरात से ज्यादा घटाया टाइम, ना अरुणाचल प्रदेश से, 1-1 घंटे का दोनों में इक्वल इक्वल घटाया। ठीक है, इक्वल मतलब एक साइड से घटाया, एक साइड से बढ़ाया। ठीक है, इक्वल करा। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आता है कि कन्याकुमारी में डे और नाइट लगभग बराबर रहता है, कश्मीर में नहीं रहता, ऐसा क्यों। मतलब कन्याकुमारी की साइड पे आप देखोगे तो टाइम डिफरेंस लगभग, कन्याकुमारी का है यहाँ पर बिल्कुल कोने पे, और कोने पे है, और यहीं पे आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे हमारा इक्वेटर भी पास होता है। कन्याकुमारी के जस्ट नीचे से ही हमारा इक्वेटर पास होता है। इक्वेटर पता ना, 0 डिग्री पे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये, और जो 23.5 डिग्री पे जो है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, वो इंडिया के लगभग 20 से पास होता है। कन्या, और हमने क्या समझा था अभी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, याद करो ये, कि सन की रेस सबसे ज्यादा कहां रहती है, इक्वेटर पे, और वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसीलिए कन्याकुमारी जब इक्वेटर के पास है, तो वहां पर दिन और रात लगभग बराबर है। लेकिन कश्मीर ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी बहुत ऊपर है वो
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ऊपर है, कश्मीर तो वहां है। तो भैया यहाँ पर तो जब सूरज की किरणें, जब यानी कि समर आएगा, तो समर में वहां पर दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है समर में। तो ट्रॉपिक ऑफ, जब ये जो इधर अगर धूप पड़ेगी ज्यादा, वो होता है समर में। तो कश्मीर में कभी दिन बहुत बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। और विंटर में क्या होता है, सूरज की किरणें नीचे आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी नीचे, मतलब इक्वेटर से भी नीचे। तो वहां पर फिर कश्मीर में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है विंटर में। तो कश्मीर में तो कभी दिन बड़े कभी रात छोटी है, लेकिन जो इक्वेटर के पास होते हैं, जो यानी कि कन्याकुमारी, वहां पर दिन और रात लगभग बराबर आते हैं। तो ये हमने टॉपिक समझ लिया सारा का सारा। अब बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड की। इंडिया और वर्ल्ड का क्या क्या सीन है। तो इंडिया और वर्ल्ड की बात की जाए तो देखो, इंडिया का जो लैंड मास है ना, वो सेंट्रल लोकेशन ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में आता है लगभग। जैसे ये इंडिया है, अब इधर क्या है हमारा, आप देखोगे तो इधर हमारा ईस्ट एशिया है, एशिया में आता है ना इंडिया हमारा। इधर क्या है हमारा, पूरा वेस्ट एशिया बना हुआ है ना। तो ये चीज है। तो होता क्या है कि हमारा इंडिया का ऐसा लोकेशन है कि अगर कोई वेस्ट एशिया से कोई बंदा ट्रेडिंग करने के आ रहा है तो इंडिया से होके ही गुजरना पड़ेगा। ऐसे कोई ईस्ट एशिया से आ रहा है तो इंडिया के नीचे से होके गुजरना पड़ेगा। तो इंडिया का जो नीचे वाला जो ओशियन है उसको क्या बोलते हैं, आपको याद है क्या बोलते थे? इंडियन ओशन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसे? इंडियन ओशन बोलते हैं। तो इंडिया का जो बेसिकली ये वाला इलाका है ना, तो ये चीज है, ठीक है। तो ये जो इंडियन ओशन है, इंडिया का सबसे ऐसा ओशन है जो कि सारे वेस्ट एशिया से और ईस्ट एशिया से लोग जो आएंगे वो ईस्ट ओशन से होकर गुजर जाएंगे। तो इसलिए इंडिया, और इस ओशन का नाम इंडियन ओशन ही कैसे पड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इस ओशन का इंडिया, क्योंकि ऐसा कोई भी ओशन हो सकता है, ये इंडियन ओशन के नाम क्यों नहीं पड़ा? भाई ऑस्ट्रेलिया ओशन क्यों नहीं नाम पड़ा? ठीक है, ठीक है ना। इंडिया का जो ये है ना इंडियन ओशन रूट, वो बेसिकली यूरोप की वेस्ट, यूरोप से आता है सारा ट्रेडिंग, ज्यादा सारी ट्रेडिंग कहाँ से होती है, यूरोप से लोग आते हैं। यूरोप के वेस्ट और ईस्ट एशिया की कंट्री के जो लोग आते हैं, उनको एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। और आपको ये पता है डेक्कन पेनिनसुला, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, कि इंडिया का जो लैंड मार्क, ये जो इंडिया कोस्ट लाइन है सबसे बड़ी है 7516.6 किलोमीटर, इसे डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। ये बेसिकली इंडियन ओशन को प्रोट्यूड्यूस करता है, मतलब प्रोट्यूड का मतलब फैला हुआ है, ठीक है। फैला हुआ है मतलब डेक्कन पेनिनसुला जो है इंडियन ओशन में फैला हुआ है, इतना बड़ा इंडियन ओशन में पूरा डेक्कन पेनिनसुला ये जो है इतना बड़ा वो फैला हुआ है। उसकी वजह से हमारा जो इंडिया जो है वो बहुत ही वेस्ट एशिया के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट बना देता है। वेस्ट एशिया कहाँ है भाई? वेस्ट एशिया इधर है। तो वेस्ट एशिया के साथ कोई वेस्ट एशिया से लोग आ रहे हैं तो इधर एक बहुत बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट बना पाता है, क्योंकि वो इंडिया के जो नीचे वाला ओशन है उससे होकर गुजर जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी, और ऐसे ही अफ्रीका के, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका से भी लोग आएंगे इधर से, वो भी इंडिया की जो कोस्ट लाइन से होके गुजर गुजर के जाएंगे। यूरोप से लोग आएंगे, अगर ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट से, ईस्ट एशिया से लोग आएंगे, वो भी यहाँ से गुजर के जाएंगे। तो ऐसे कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन हो इंडिया की। इसीलिए इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, और इंडिया के जो नीचे वाला ओशन है उसका नाम क्या पड़ेगा फिर? इंडियन ओशन। क्योंकि जब इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है और पूरा डेक्कन पेनिनसुला पूरा ओशियन के अंदर फैला हुआ है, इसीलिए उसका नाम जो नीचे वाला ओशन का पड़ गया इंडियन ओशन पड़ गया। क्योंकि इसके ऊपर जो कंट्री है उसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया, और इंडिया का इंडियन ओशन का नाम क्या पड़ गया? इंडियन ओशन। तो ये चीज आपको समझनी, ठीक है। और आप देखो सकते हो, मैप में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर एक मैप भी बना होगा, ये वाला देखो, ये मैप बना हुआ है। तो देख सकते हो, ये मैप में देख सकते हो कि यहाँ से देखो कोई अगर लोग आ रहे हैं तो वो कहाँ से होके जाएंगे? इंडिया से, इंडिया के देखो इधर से होके जाएंगे, इंडिया के नीचे से ही। इधर से कोई लोग आ रहा है वो भी यहाँ से होके जाएगा। तो इसीलिए इंडिया, और इतना बड़ा जो बीच में इंडिया का जो इतना लैंड है, तो वो भैया ओशन का नाम क्या पड़ेगा? इंडियन ओशन तो पड़ेगा ना फिर। तो इसलिए, और ये चीज़ है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो इसके अंदर ही
आप ध्यान से देखो, एक लिखा हुआ है स्विस कैनल। 1869 में एक स्विस कैनल बनाई गई थी। इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से फिर 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया था। स्विस कैनल कहाँ से है, आप ध्यान से देखोगे तो वो बेसिकली यहां से है। तो स्विस कैनल, ये जो आप देखोगे, वो बेसिकली यहां से, देखो ये लिखा हुआ स्विस कैनल, वो इधर से एक रास्ता बनाया गया था। वो यहां से स्विस कैनल बनाई गई थी, ये एक यहां से रास्ता 1869 में, क्योंकि पहले यूरोप को ना ये अफ्रीका के नीचे से होके गुजर के जाना पड़ता था इंडिया में आने के लिए। लेकिन ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट बनाया जिसकी वजह से इंडिया में पहुंचना आसान हो गया। 7,000 किलोमीटर से रिड्यूस हो गया डिस्टेंस, ये स्विस कैनल की वजह से। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि जैसे कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो वर्ल्ड के साथ कैसा है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कई बार कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो वर्ल्ड के साथ बहुत ज्यादा है। हमारा रिलेशनशिप है पहले लैंड रूट से ज्यादा था। पहले मतलब लोग जमीन के रास्ते जाते थे। ठीक है। तो लैंड रूट आर मच ओल्डर देन मैरिटियम। मैरिटियम समुद्र के रास्ते कम जाते थे, पहले जमीन के रास्ते जाते थे, क्योंकि पहले समुद्र के रास्ते शिप वगैरह थी नहीं ना। उसके बाद ऐसे बहुत सारे पासिस थे जो माउंटेन के होते थे नॉर्थ में, वहां से एशियन ट्रेवलर को मौका मिलता था वहां से जाने का। ठीक है। मतलब पहले लोग कैसे जाते थे, यहां से पीछे से आने के लिए क्या करते थे, पहाड़ों के जो बीच में रास्ते बने होते थे, जैसे पहाड़ है उसके बीच में जो रास्ते बने होते, पासिस कहते हैं उसे, वहां से आते थे इंडिया में। या फिर ये तो यहाँ पे वो जो जाते थे जमीन के रास्ते अलग अलग जगह पे। तो ये एशियन ट्रेवल लोग ऐसा करते थे। ओशियन जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड था। उसके बाद ये रूट्स की वजह से क्या होता था कि हमारे इंडिया से, इंडिया के बाहर और इंडिया में कई सारे आइडिया और कॉमोडिटी एक्सचेंज होती थी प्राचीन कालों से। जैसे इंडिया के जो उपनिषद है, रामायण है, पंचतंत्र की बहुत सारी स्टोरी है। इंडिया का जो न्यूमरल है, डेसिमल सिस्टम है, वो पूरे वर्ल्ड में पहुंचा। तो यहां से तो आप पूछा जाएगा कि भाई इंडिया से बाहर क्या गया, उपनिषद। ठीक है। तो बहुत सारी वेदों की कहानियां है, रामायण है, पंचतंत्र है, डेसिमल सिस्टम, ये बाहर गया। और उसके बाद आप देखोगे इंडिया में क्या क्या आया, इंडिया से बाहर का और क्या क्या गया। कॉमोडिटी की बात करें तो स्पाइसेस, मसाले। इंडिया का तो भैया यूरोप से जो जो ईस्ट जो ईस्ट एशिया कंपनी आई थी, ठीक है, जो मतलब जो हमारी जो वो कंट्री है, वो जो हमारी यूरोप से जो हमारे आया था, ब्रिटिश राज करने आए थे यहाँ पर। ठीक है। तो वो स्पाइसेस का काम करते थे, स्पाइसेस, मुस्लिन और अदर मर्चेंडाइल। मुस्लिन हो गया मतलब ये क्लॉथ वगैरह, तो इंडिया के बाहर जाते थे। उसके बाद इंडिया में क्या क्या आया, ग्रीव कल्चर। जो बाहर के लोग किस तरह से डिजाइन बनाते थे, बाहर के लोग किस तरीके से जो अलग अलग मूर्तियां होती थी वो कैसे बनाते थे। आर्किटेक्चर स्टाइल आया, डोम। डोम होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा जो मस्जिद होती है उसके ऊपर ऐसे ये बना होता है, इसे डोम बोलते हैं। मीनारे, जैसे कुतुब मीनार, मीनार बोलते हैं उसे, इस तरह से खड़ा हुआ होता है। तो वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ पर आया। ठीक है। इस तरीके से समझ गए। उसके बाद आंध्र देखो कि इंडिया जो है, उसके बाद आप यहाँ हमने पढ़ लिया। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद इंडिया का जो है अपना जो बाउंड्री है वो वर्ल्ड के साथ शेयर कैसे करता है। इंडिया जो है अपना बाउंड्री वर्ल्ड के साथ शेयर कैसे करता है, वो ही हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है वो चैप्टर का वही है, वो है हमारा इंडिया के नेबर, इंडिया के नेबर कंट्री या इंडिया के नेबर स्टेट कौन कौन सी। आपको पता है कि इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है वो लोकेशन है हमारे पूरे, आपको पता है इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ये हमने पढ़ा था अभी। साउथ एशिया में साउथ स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्यों है, क्योंकि इधर से लोग आते हैं तो इंडिया में ही जाते हैं, ज्यादातर इंडिया से होके गुजरते हैं। तो इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। और उसके बाद इंडिया का जो बेसिकली लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ तो नॉर्थ वेस्ट में टकरा रही है। उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में टकरा रही है, और म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में। और साउदर्न नेबर में आप देखो तो आइलैंड के जो है वो कौन कौन से है, हमारा ध्यान से देखो, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो इंडिया से बहुत ही छोटे नैरो चैनल से सेपरेटेड है, उसे हम पाक स्टेट बोलते हैं।
और गल्फ ऑफ मन्नार। और मालदीव आइलैंड जो है वो साउथ में है, लक्षद्वीप के। इसको आप मैप समझिए, इसको सारा आपको समझ होगा इस मैप से। जैसे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना, इंडिया के किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और इंडिया के साउथ में क्या है, नेपाल, चाइना, भूटान। इधर इधर देखो, इधर इंडिया के नॉर्थ में ही है। इंडिया के आप देखोगे साउथ में, या जो हमारा कहोगे नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश है, म्यांमार है ना, वो हो गया हमारा। तो यही लिखा हुआ है ना, देखो, बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में। साउदर्न में देखोगे तो हमारा, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है वो बेसिकली श्रीलंका जो है, श्रीलंका और मालदीव तो उसके वहां पर है। जैसे हमने देखा कि भाई नेपाल, भूटान नॉर्थ में है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। और जो हमारे साउथ में जो नेबर है वो दो आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका और, ये देखो ये रहा श्रीलंका, और नीचे है मालदीव्स। ये दो कंट्री हमारे साउथ के नेबर्स है, नेबर कंट्री है हमारी बोले तो। अब आप कहोगे चिपकी भी तो है नहीं, चिपकी भी का नेबर नहीं होता। ऐसे हमारा इंडिया जो है, इंडिया के साथ श्रीलंका क्यों दिखता है मैप में, नेबर कंट्री है ना वो। मालदीव क्यों दिखता है, नेबर कंट्री। नेबर कंट्री का मतलब ये नहीं चिपकी हुई। आइलैंड में हमारा नेबर कैसे होता है, जो हमारा 12 नॉटिकल माइल्स, अगर 12 नॉटिकल माइल तक कोई कंट्री है तो हमारा नेबर कंट्री बन जाती है, और वो इंडिया के मैप में शो होती है। मालदीव देखो इंडिया के मैप में शो होती है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा समुद्र का रूल बना हुआ है, समुद्र का, ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन ने रूल बना रखा है समुद्र का, कि अगर नॉटिकल माइल में, देखो समुद्र में जो एरिया गिनते हैं ना वो नॉटिकल माइल से गिनते हैं। तो अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई कंट्री आ रही है समुद्र के पास, तो उसे उसी कंट्री के मैप में इंक्लूड करा जाता है। श्रीलंका देखो, श्रीलंका आती है, मालदीव थोड़ा सा दूर है, मालदीव हमारा इंडिया के मैप में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मालदीव नेबर कंट्री माने जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो भले ही 12 नॉटिकल माइल तक, हमने तो ये देखा है ना कि कंट्री के मैप में आता है वो, लेकिन ये थोड़ा दूर है, लेकिन वो नेबर कंट्री ही मानी जाती है, बिकॉज वो सबसे नजदीकी है। ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, पर सबसे नजदीकी आपकी कंट्री मालदीव और श्रीलंका ही बैठती है समुद्र के पास, देखा जाए तो, ठीक है। और मैप वाला मैंने आपको सिस्टम बताया कि श्रीलंका हमारे इंडिया के मैप में क्यों शो होता है, बिकॉज समुद्र के रूल बने हुए हैं ये, कि अगर जो 12 नॉटिकल माइल तक अगर कोई कंट्री है तो वो हमारा कंट्री के मैप में आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा होता है श्रीलंका एक बहुत ही इंडिया से नैरो चैनल से सेपरेट होता है, उसे पाक स्टेट बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट होता है। उसको समझाने के लिए आप देखो, ये आप देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। देखो ये सिंपल सा मतलब है कि देखो, ये जो इंडिया का जो सबसे आखिरी में इलाका है तमिलनाडु वाला, और ये श्रीलंका है यहाँ पर, इसके जो बीच में छोटा सा नैरो चैनल बना हुआ है, ये बोल रहा है, जो ये जो नैरो चैनल है, इसे स्ट्रेट बोलते हैं हम, स्ट्रेट। जो छोटा सा बॉडी ऑफ वाटर, जो एक दो लैंड को अलग अलग, मतलब दो लैंड में जो बीच में छोटा सा जो छोटा सा जो बॉडी ऑफ वाटर होता है, उसे स्ट्रेट बोलते हैं। तो इस जगह का नाम रखा हुआ है पाक स्ट्रेट। जो तमिलनाडु और ये जो श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पर जो बॉडी ऑफ वाटर है, वो उसे पाक स्ट्रेट बोलते हैं। और इसी आपको, और ये आप जानते हो कि इसी पाक स्ट्रेट के अंदर जो हमारा राम सेतु बनाया गया था, ये राम सेतु भी यहीं पे है। तो आपसे कोई पूछे राम सेतु कहाँ है, ये पाक स्टेट में है। जो हमारा पाक स्टेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहां पर ही राम सेतु है। और इस राम सेतु की वजह से यहाँ पर एक गल्फ बन गया। ये देखो, ये जो है ना, ये जो इलाका दिख रहा है, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ कुछ ऐसा शेप का होता है कि यहाँ पर ऐसा शेप होगा, कर्व शेप का होता है, और उसके जो बाहर का सारा इलाका है वो ओशियन से मिल रहा होता है। तो ओशियन से सारा का सारा मिल रहा होता है, यानी कि ओशियन के पास जो ऐसा कर्व वाली बाउंड्री बन जाती है लैंड की, उसे हम गल्फ बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार हमारा यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया के सेपरेट करते हैं। तो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट क्या करता है, एक तो पाक स्टेट करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार। अब आपके मन में सवाल हो, गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है। देखो, बे हमारा क्या होता है, जैसे खाड़ी, ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा पूरा बे है, बे ऑफ बंगाल जो आप देख सकते हो, ये जो है ना बे है।
तो जो बे जो होता है ना, वो बेसिकली 3 जगह से पानी से घिरा होता है। ठीक है, लगभग। आप देखो ध्यान से, बे काफी बड़ा है, ध्यान से देखो तो बे का जो एरिया, बे का जो लैंड है वो काफी बड़ा होता है, गल्फ का छोटा होता है। तो खाड़ी देखो कितनी बड़ी है। देखो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये भी समुद्र से ही मिल रहा है, लेकिन ये पूरा बे है। और बे में क्या होता है कि गल्फ का जो होता है बहुत छोटा सा बना होता है, लेकिन देखो बे कितना बड़ा है। लेकिन बे की जो लैंड बाउंड्री है वो काफी बड़ी होती है, कर्व शेप उसकी ज्यादा बड़ी होती है, और वो समुद्र के बिल्कुल घिरा होता है, लेकिन गल्फ बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद देखो इंडिया का जो, आप देखोगे इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक है उसके नेबर के साथ। उसके साथ नेबर के साथ तो बहुत तगड़ा है। और आप फिजिकल मैप देखोगे एशिया का तो आपको समझ में आएगा वो कह रहा है। तो बहुत बड़ा देखो इंडिया के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। जैसे आप देखो तो ये जो आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा इसकी बाउंड्री बाकी स्टेट से मिलती है। जैसे आप देखो उत्तराखंड के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ रही है। ठीक है, हरियाणा के साथ जुड़ रही है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पता नहीं किस किस स्टेट का जो। तो उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट होती है हमारी इंडिया की अकेलौती, जिसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा स्टेट के साथ जुड़ती है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो कंट्री का आप ध्यान से देखो, चाइना किन किन स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। चाइना आप ध्यान से देखो सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिक्किम है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है चाइना, चाइना की बाउंड्री। उत्तराखंड के साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, अब लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब क्या बोल रहे हो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे अगर अगर आपसे कोई पूछे बांग्लादेश किन किन स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखो मेघालय के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेघालय के साथ बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। उसके बाद आसाम के साथ भी देखो जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखो आसाम, यहाँ ये पूरा आसाम है। ठीक है, और ये हमारा मेघालय है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इधर। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा हुआ तो है ही। सिक्किम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो। ठीक है, बांग्लादेश, सिक्किम से जुड़ा हुआ नहीं है। मेघालय के साथ जुड़ा हुआ है त्रिपुरा, और असम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साथ, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसके बाद सबसे बढ़िया एक चीज आप ध्यान से देखो जो क्वेश्चन बनता है वो है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हो तो किन किन स्टेट से पास हो रहा है वो, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास हो रहा है। नंबर वन गुजरात आप देखो, है ना। मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, झारखंड के साथ पास हो रहा है। वेस्ट बंगाल से पास हो रहा है वो, और त्रिपुरा से पास हो रहा है, मिजोरम से पास हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो, है ना। त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये सब आ रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब से पास हो रहा है। उसके बाद आप एक और आता है, कई बार स्टैंडर्ड मरीडियन से वर्क पूछ सकता है वो, कि जो हमारा स्टैंडर्ड मरीडियन है, जैसे आप यहाँ पर मिर्जापुर है, तो स्टैंडर्ड मरीडियन भी किन किन स्टेट से पास होता है, वो भी आ सकता है आपके सामने। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब, ये स्टैंडर्ड मरीडियन पास है 82 डिग्री, देखो देखो 32 मिनट्स वाला पास हो रहा है, ये मिर्जापुर है यहाँ पर। तो हमारा स्टैंडर्ड मरीडियन तो यूपी से पास होता है, मध्य प्रदेश बीच में आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा भी आ गया, देखो यहाँ पर, ये उड़ीसा से पास हो रहा है तो, और आंध्र प्रदेश आ गया। तो एक, दो, तीन, चार, पांच स्टेट से पास होता है, क्योंकि तमिलनाडु तो बीच में आया नहीं ना। तो ये आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से पास नहीं होता। तो आप नहीं का जवाब तब दे पाओगे जब पहले पता होगी कौन से स्टेट पास होता है। तो देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा कोई शेड नहीं है, ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपकी वन शॉट आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।